हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की न्यू क्लास को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। बहुत दिनों से आपके प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक पिछले प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस नए प्रैक्टिस सेट को। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर आए हैं, जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं और इन एग्ज़ाम्स में आने की पूरी तैयारी है। तो यूपी टेट से संबंधित सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी से रिलेटेड आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आप हमारे अगर प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पारा ना उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? पारा ना उतरना, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? पारा ना उतरना का उचित अर्थ बताना है। तो ऑप्शन है हद कर देना, अशांत होना, घमंड दिखाना या फिर शांत होना। तो बच्चों देखिएगा, हद कर देना, हद कर देना का मतलब क्या होगा कि पारा चढ़ा देना। क्या हो जाएगा? पारा चढ़ा देना। यहाँ पर पूछा जा रहा है पारा ना उतरना, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अशांत होना। पारा ना उतरना मतलब क्या हुआ? पारा ना उतरना का मतलब हुआ किसी भी व्यक्ति का अशांत होना। ठीक है, तभी तो उसका पारा चढ़ा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जब भी कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़ दे और विशेष अर्थ की ओर संकेत करे तो उसको क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं, आशु वाक्य कहते हैं या फिर मुहावरा कहते हैं? तो बच्चों देखिएगा, जहाँ तक बात है, जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़ दे, मतलब सामान्य अर्थ ही छोड़ दे और विशेष अर्थ की ओर संकेत करे तो उसको क्या कहेंगे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उसको क्या कहेंगे? मुहावरा कहेंगे। आंसू वाक्य कुछ भी नहीं होता है। आंसू कवि तो होता है। आंसू कवि कौन सा होता है? आंसू कवि वह होता है जो तुरंत रचना कर ले। क्या कर ले? तुरंत किसी भी चीज़ की रचना कर ले, उसको क्या बोलते हैं? आंसू कवि बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अर्था अलंकार का एक प्रकार है। यहाँ पर बताना है आपको, अर्था अलंकार का एक प्रकार है, वो कौन सा है? अतिशयोक्ति होगा, यमक होगा, श्लेष होगा या फिर अनुप्रास होगा? तो बच्चों देखिए, जहाँ तक हम बता रहे हैं, अर्था अलंकार जो होता है, अर्था अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार होते हैं? सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो देखिए, अर्था अलंकार के अंतर्गत उपमा आता है, आपका रूपक आता है, उत्प्रेक्षा आता है, संदेह आता है, आपका विभावना आता है, प्रतीप आता है। ये सारे अलंकार जो है किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सारे के सारे ही आपके अर्था अलंकार के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अर्था अलंकार का एक प्रकार, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि अतिशयोक्ति जो है वो अर्था अलंकार के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्यांश, वाक्यांश के बाद है रिक्त स्थानों में उचित विकल्प लिखिए। यहाँ पर भरना है कि जो दो वाक्य दिए गए हैं रिक्त स्थान, उसमें आपको क्या शब्द भरना है। तो ऑप्शन 1 है पद और वाक्य भरा जाएगा, या फिर पद्यांश और पद, या फिर वाक्य और पद्यांश है, या आपका शब्दांश और पद्यांश है। तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है ना, शब्द के बाद आएगा आपका पद, और पद के बाद वाक्यांश, वाक्यांश के बाद आता है वाक्य। ठीक है, तो इसका जो राइट हो जाएगा वो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें छूट जाए। अधिकतर हर एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है कि आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण
किसको आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, मृदुला गर्ग है, सुभद्रा कुमारी चौहान है या फिर मधुर कपिला है। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन के हिसाब से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो आधुनिक युग की मीरा है वो किसको कहा जाता है। तो वो कहा जाता है हमारी महादेवी वर्मा को। किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। इन्हें एक और उपनाम दिया गया है, वो क्या है? हिंदी के विशाल मंदिर की देवी यानी कि सरस्वती। हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती देवी, इनको एक उपनाम दिया गया है। इनका जो जन्म है वो हमारे FVD यानी कि फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है। इनकी इम्पॉर्टेंट रचनाओं की बात की जाए तो उसमें नीरजा है, रश्मि है, सांद गीत है, इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाओं में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रचना के आधार पर सरल वाक्य और वाक्य के भेद हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है रचना के आधार पर। किसके आधार पर बात की जा रही है? रचना के आधार पर आपको बताना है कि जो सरल वाक्य हैं और वाक्य के भेद हैं वो कौन से हैं। ऑप्शन ए में है विधानात्मक और संयुक्त, ऑप्शन बी है संयुक्त और मिश्रित, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक और निषेधात्मक, ऑप्शन डी है संकेतवाचक और मिश्रित। तो बच्चों देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। रचना के आधार पर जो सरल वाक्य और वाक्य के भेद हैं वो आपका संयुक्त और मिश्रित हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओहो बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। पूछा जा रहा है ओह बहुत कठिन समय आया है, इस वाक्य में जो उचित विराम चिन्ह लगाए गए हैं उनमें से यहाँ पर किसका यूज़ होगा। तो देखिए ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी वाक्य है, क्योंकि ओहो एकदम से बोल दिया गया है। ठीक है। विस्मय सूचक जिसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्वंस। ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? ध्वंस शब्द का विलोम बताना है। प्राकृतिक होगा, विध्वंस होगा, स्तुत्य होगा या फिर निर्माण होगा। तो बच्चों देखिए आप लोग यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज होंगे। ध्वंस का बहुत से लोग जो हैं विध्वंस ही लगाएंगे। ध्वंस और विध्वंस में कोई अंतर नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ठीक होगा। ध्वंस का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा, मतलब नष्ट करना और निर्माण करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन पूछ रहा है कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है या फिर आपका निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है या अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है या फिर पुरुषवाचक सार्वनामिक विशेषण है। तो बच्चों देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इन्होंने कहा है कोई अथा पता नहीं है कौन सा सज्जन है, तो प्रश्नवाचक होने से रहा। ठीक है। निश्चयवाचक निश्चित है ही नहीं, अनिश्चयवाचक मतलब अनिश्चित है कि किसी कोई पता नहीं है कौन सा है। ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। कौन सी? सूरज है जग का, बुढ़ा बुढ़ा नहीं होगा यहाँ पर होगा बुझा बुझा। ठीक है। क्या हो जाएगा? बुझा बुझा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। कौन सी? 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है। देखिए 3 बेर, ये बेर वाले बेर हैं। ठीक है। और 3 बेर खाती यानी कि 3 बार खाती है। ठीक है। कर का मन का डार के मन का फेर, खगकुल कुलकुल सा बोल रहा। यह पंक्ति यमक अलंकार की है। तो यमक अलंकार की पंक्ति ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, सूरज है जग का बुझा बुझा। ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा बताते हैं कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। मतलब दो जगह आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, इसको भरना है। पहला है बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है और दूसरा है बताते हैं कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। तो कौन से बताते हैं अलंकार? शब्दालंकार अर्थालंकार होगा, अनुप्रास होगा, या फिर यमक शब्दालंकार होगा, या फिर रूपक और उपमा होगा। तो बच्चों देखिएगा, यहाँ पर जो बात की जा रही है वो की जा रही है कौन से अलंकार है जो यहाँ शब्दों में चमत्कार है, यानी कि शब्दालंकार। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शब्दालंकार बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा अर्थालंकार जो होते हैं वो बताते हैं कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला जो होती, पूरी वर्णमाला की बात की जा रही है, स्थान की पूर्ति करें। तो जो आपकी हिंदी वर्णमाला है उसमें स्वरों की संख्या कितनी है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 11 होगी, 10 होगी, 13 होगी, 9 होगी। तो बच्चों देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है वो कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 है। कौन कौन से होते हैं? आ से लेकर औ तक जितने होते हैं वो आपके हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं स्वर, तो उच्चारण के आधार पर अगर आपके स्वरों की बात की जाए तो ये होती है आपकी संख्या 10। तो इसमें से कम कौन सा होता है? तो कम होता है आपका ऋषि ऋषि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीप जले शंख बजे। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? यहाँ पर रचना दी गई है, उसकी कृति बतानी है। किसकी है ये? श्रीलाल शुक्ल की है, रामचंद्र शुक्ल की है, वंग महिला की है, या फिर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है? तो देखिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। दीप जले शंख बजे ये किसकी है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, बेफिजूल मत झगड़ो, यात्री अत्यंत दूर से आए हैं। नेक्स्ट है, वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनना है। तो यहाँ मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। तो देखिएगा बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा। मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। ठीक है, चलिए बेफिजूल मत झगड़ो क्या होता है? बेफिजूल खर्च करना तो होता है, झगड़ना क्या? यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, ये क्या बात है? बे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा। आशा कब होती है झगड़ा होता है तो? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समभास से आशय है। समभास जो है उससे क्या आशय है? संभास मतलब वर्णन करना, बदले में उत्तर देना, मिलकर बोलना, या फिर भाषण देना। तो देखिएगा बच्चों, संभास जो होता है वो होता है मिलकर बोलना। क्या होता है? मिलकर बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो कि सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? श्री है, सुधी है, वागीश्वरी है, शारदा है। तो बच्चों देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सुधी जो है वो सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, टिड्डी। टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा? टिड्डी जो शब्द है उसका बहुवचन क्या होगा? टिड्डीगढ़ होगा, टिड्डी जन होगा, टिड्डी दल होगा, या फिर टिड्डी वर्ग होगा?
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। टिड्डी शब्द का जो बहुवचन है वो टिड्डी दल होगा। क्या हो जाएगा? टिड्डी दल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है? कौन सा शब्द है जो कि रक्त का समानार्थी अर्थ ही प्रकट नहीं करता है? रुधिर होगा, शोषित होगा, शोणित होगा, लहू होगा या फिर रिपु होगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी यानी कि रिपु हो जाएगा। रिपु जो है वो रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शब्द का समानार्थी जो है वो भीरु है? ये जो शब्द दिए गए हैं इसमें से किस शब्द का समानार्थी भीरु है? वीर का है, कायर का है, विजय का है या फिर पुरुष का है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। भीरु जो है वो कायर का समानार्थी होता है। चलिए बच्चों, आपकी क्लास यहीं पर एंड होती है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लगे रहिए अपनी पढ़ाई में, अच्छे से सफलता ज़रूर मिलेगी।